बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज ही क्यों लेते हैं। हम यहाँ पर फाइनाइट शीट क्यों नहीं ले सकते, ये इनफाइनाइट शीट ही क्यों लेते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी सरफेस में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से फैल जाती हैं, कुछ इस तरह से। जब ये फाइनाइट पोर्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ टाइम तक या कुछ डिस्टेंस तक तो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, लेकिन उसके बाद जाके फैल जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल रही हों तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम गाउसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसका फाइनाइट पोर्शन लेते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, फर्ज कर लिया कि ये बोर्ड ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का फाइनाइट पोर्शन है। अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो यानी कि जिसकी बाउंड्री का हमें पता नहीं है, ये उसका एक हिस्सा, हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का एक टुकड़ा काटा, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी और कहाँ जाके फैलेंगी, इनफाइनाइट पे जाके, और वो पॉइंट कहाँ पे है हम नहीं जानते। अगर तो इनके फैलने का पॉइंट इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर है, तो फिर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आसानी से फाइंड कर लेंगे कोई भी आइडियल सी गाउसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर वी हैव अ फाइनाइट पोर्शन ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का फाइनाइट पोर्शन है और इसके ऊपर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म। चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की। तो अगर ये इनफाइनाइट शीट का फाइनाइट पोर्शन है तो इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी फैलेंगी नहीं, बल्कि सीधी जाएंगी इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हमें पता है जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी होती है जिसे हम कहते हैं गाउसियन सरफेस। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, we imagine a Gaussian surface in the form of a cylinder like this। हम एक Gaussian surface को इमेजिन कर लेते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस में हमें पता है कि ये जो एरिया है इसे कह लें एरिया, सरफेस एरिया, जिसकी डायरेक्शन है इस वेक्टर एरिया की जानिब। उसके बाद दूसरी साइड, ये है साइड 1, ये है साइड 2। अब दूसरी साइड पे जो एरिया है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ और ये भी ए होगा। इन दोनों की मैग्नीट्यूड, चूंकि ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इस तरफ भी होगा। एरिया की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन इस एरिया की उस एरिया से अपोजिट होगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी इस तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो दोनों एरियाज पे, दोनों सर्कुलर एरियाज पे, दोनों फेसेस पे ई और ए ये दोनों पैरेलल होंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर एरिया की डायरेक्शन इधर राइट साइड पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। इस तरफ अगर एरिया की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड पे है। अब हमने पूरी गाउसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमने इस सरफेस के दो साइड्स का फ्लक्स तो फाइंड कर लिया। अब ये जो कर्व्ड साइड रह गई है, कर्व्ड साइड जो कि इसकी घुमावदार साइड है, उस साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे उसमें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई की डायरेक्शन वो तो ये है, ये ई की डायरेक्शन है, जबकि एरिया की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर।
ये एरिया की डायरेक्शन है, इसे A3 कह लें। A1 और A2 बराबर होंगे, इसलिए मैंने इसकी जगह पे सिर्फ A लिख दिया, A1 और A2 नहीं लिखा। जबकि ये वाला एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, बिल्कुल इस तरह, जैसे अगर ये सिलेंड्रिकल शेप हो ये, और इसमें एरिया की डायरेक्शन किसी भी तरफ ले लें, एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ही आएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो मेरे राइट साइड पे, यानी कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो राइट साइड पे, तो एरिया की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, हर जगह पर, हर साइड पे, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा एरिया। तो ये एरिया चाहे यहाँ हो या सामने हो या नीचे हो या पीछे हो, हर तरफ ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा, cos 90 0 होता है, तो इसका फ्लक्स हमारे पास 0 आ जाएगा। इसमें सिंपली हमने करना ये है कि हमने इन तीनों सर्फेसिस का फेस 1, फेस 2 और ये थर्ड जो कर्व फेस है, इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे और सबको जमा कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा और उस फ्लक्स में से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लिखते हैं, कंसीडर वी हैव अ फाइनाइट पोर्शन ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज on which charges are distributed uniformly. Charges अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, then we can say that the surface charge density, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरी सरफेस के ऊपर, then surface charge density will be सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी हो तो उसको लैम्डा से, जबकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो उसको रो से डिनोट करते हैं। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, वो होगा चार्ज ओवर एरिया। तो हम लिख देंगे सिग्मा इक्वल्स Q ओवर A। अब इस इक्वेशन से अगर हम चार्ज की वैल्यू लिखें, Q की वैल्यू हम लिख लें यहाँ पर, Q की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू A। गाउस लॉ की जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन है, जो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, और जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस Q को इजाफी कैलकुलेट करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। बाकी इन तीनों एप्लीकेशन में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि इसमें हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ E डॉट A, और फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, और दोनों कैलकुलेट किए गए फ्लक्स को इक्वेट करके हम E की वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं। तो इसमें हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर एज इन फिगर। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर एज इन फिगर। हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू ईच साइड ऑफ गॉसियन सरफेस एंड रिटन एज, हम इसकी हर साइड का, एक साइड 1, एक साइड 2 और एक इसकी थर्ड साइड, जिसको हम कर्व साइड कहेंगे, हम इसकी तमाम इन तीन साइड्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फाई 1 होगा E डॉट A। अब इसमें एरिया और E एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम लिख देंगे, ये आ जाएगा EA cos 0, cos 0 1 होगा, तो फाई 1 आ जाएगा E इंटू A। एक फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरह हम साइड 2 पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, साइड 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई 2, इस जगह पर हमने फ्लक्स फाइंड किया फाई 1, और ये होगा फ्लक्स फाई 2, और कर्व साइड का फ्लक्स होगा फाई 3। तो हम जब फाई 2 लिखेंगे वो होगा सेम E इंटू A, क्योंकि ये भी एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमने फाई 2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड साइड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस कर्व्ड साइड से जो आएगा वो होगा फाई 3
E A cos ऑफ 90, cos 90 हमारे पास 0 है जो इस सारी टर्म को 0 कर देगा, तो फ्लक्स आएगा कर्ल्ड साइड का 0। अगर हम इन तीनों कैलकुलेट किए गए फ्लक्सेस को ऐड कर दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द गाउसियन सरफेस। द टोटल फ्लक्स थ्रू द गाउसियन सरफेस विल बी फाई, वो होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई आ जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए प्लस 0, फाई आ गया हमारे पास 2EA। हमने एक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से जो फ्लक्स आया E डॉट ए की डेफिनेशन से वो आ गया 2EA। गाउसियन लॉ हमें कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से वो होता है 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज। अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ जो फ्लक्स होगा वो होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है फ्लक्स की, फ्लक्स आया है 2EA, लेकिन गाउसियन लॉ कहता है कि फ्लक्स इसके इक्वल है और Q की वैल्यू जो हमने पहले ही लिख ली है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी हो तो इतने एरिया पर इतने चार्जेस होंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इतनी हो, ये सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो इस एरिया पर इतने चार्जेस होंगे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में। अगर एरिया बढ़ाते जाएंगे चार्जेस बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ चार्जेस डिपेंड करता है कि हमने कितना एरिया सेलेक्ट किया। तो इसमें हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2EA इक्वल्स 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। चार्ज की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे सिग्मा इंटू ए। हम यहाँ पर सिग्मा ए इसलिए लिखते हैं कि हमें नहीं पता इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर कितने चार्जेस मौजूद हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो पर यूनिट एरिया एक स्पेसिफिक एरिया पर मौजूद चार्जेस की तादाद हमें पता है, इसलिए हम चार्जेस की जगह पर एक स्पेसिफिक एरिया के सिर्फ चार्जेस लिखते हैं। तो ये आ गया 2EA इक्वल्स 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन में से हम E को ड्राइव कर लेंगे, जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी थी और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गई। E इक्वल्स 1/2ε0 सिग्मा वैसे ही आ जाएगा। This is the electric intensity, this is the value of electric intensity at a point due to infinite sheet of charge। तो यही हमने कैलकुलेट करना था। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमने तीनों एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करनी है। पहली एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। दूसरी एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। और तीसरी एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउसियन लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। अगर हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हों, अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स, तो उनके दरमियान अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसके लिए भी कंसीडर करते हैं कि कंसीडर वी हैव अ पेयर ऑफ अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स, अ पेयर ऑफ अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ऑन विच चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अपोजिट चार्ज है तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज होगी। इसे कह लें प्लेट ए और इसे कह लें प्लेट बी। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। अगर हम दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं तो हमें गाउसियन सरफेस को इमेजिन करना होगा इसके दरमियान में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इन दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इमेजिन करते हैं
एक गाजियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो बॉक्स, एक बॉक्स की फॉर्म में, हॉलो बॉक्स नहीं होगा, वो एक बॉक्स की फॉर्म में एक गाजियन सरफेस होगी जिसकी एक साइड, एटलीस्ट एक साइड पॉजिटिव प्लेट के अंदर मौजूद होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम बताते हैं कि अगर ये साइड हो साइड 1, ये हो साइड 2, ये हो साइड 3 और ये हो साइड 4, तो इसमें अगर हम इस क्लोज गाजियन सरफेस को इमेजिन कर लेते इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसमें हमें पता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द सिस्टम वो इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिटिंग दिस गाजियन सरफेस। जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना ही फ्लक्स एग्जिट हो जाएगा। इस जगह पर E और A के दरमियान में एंगल 180 आएगा, इस जगह पर एंगल 0 आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स, और इन दो साइड्स में चूंकि ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं, इन साइड्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी ही नहीं, तो इनका फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब जमा करेंगे तो इसका फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। चूंकि इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो हमने पहली एप्लीकेशन में पढ़ा था कि किसी भी सरफेस के अंदर अगर वो सरफेस हॉलो सरफेस हो, चाहे वो स्फीयर है या कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस गाजियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को ले लेते हैं इस तरह से। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे पैदा होता है कि हमने इस पॉजिटिव प्लेट को, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट को इनसाइड क्यों नहीं लिया? ऐसे क्यों गाजियन सरफेस इमेजिन नहीं की? अगर गाजियन सरफेस इस तरह से इमेजिन कर लें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में तो पैरेलल होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, लेकिन इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी मौजूद होगा। ऐसे अगर हम गाजियन सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं इस तरह से कि मेटल प्लेट गाजियन सरफेस के दरमियान में आ जाए, तो ये गाजियन सरफेस कैलकुलेट करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड। ये जो आउटसाइड में, इसके अपर साइड पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी कैलकुलेट कर देगी, और हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ये दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। अगर दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हम इस गाजियन सरफेस को इस फील्ड से, इन दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट से बाहर भी नहीं ले जा सकते, और इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि दोनों के केस में हमारी वो कंडीशन नहीं लागू होगी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। यही वजह है कि हमने गाजियन सरफेस को इमेजिन किया कुछ इस तरह से कि इसकी एक साइड इस मेटल प्लेट के अंदर लाई करती है। अब अगर एक साइड इसके अंदर लाई कर रही है, तो इस साइड से, थर्ड साइड से एरिया की डायरेक्शन ये है, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये एंगल आ गया 90। इसी तरह इस साइड पे भी एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, एंगल अगेन 90। अगर परपेंडिकुलर हो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 0। जबकि सिर्फ ये वाली एक साइड ऐसी है जिसमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जितना भी फ्लक्स आएगा वो इस सिंगल साइड से आएगा। इसमें फ्लक्स इसलिए नहीं आएगा कि ये साइड मेटल प्लेट के अंदर लाई कर रही है और मेटल प्लेट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं है। कंसीडर वी हैव अ पेयर ऑफ oppositely charged metal plates on which charges are distributed uniformly, that is sigma equals charge per unit area। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए, सेम वैल्यू जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी। उसके बाद टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स वी इमेजिन अ गाजियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स हैविंग one side inside the metal plate
जिसकी एक साइड मेटल प्लेट के अंदर मौजूद होगी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन ओनली बी कैलकुलेटेड थ्रू साइड 2। यहाँ पर कहते हैं एज इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन ओनली बी कैलकुलेटेड थ्रू साइड 2। साइड 2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फ्लक्स आ जाएगा E डॉट ए मीन्स E A cos 0 और cos 0 1 होगा तो फ्लक्स आ जाएगा E इंटू ए। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ हमें ये कहता है, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, गाउसेस लॉ हमें ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो हमने शुरू में ड्राइव की। हम लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल्स 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू ए। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर कर दिया जाए बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बाय द डेफिनेशन, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ। इसमें भी सिग्मा ए हमने इसीलिए लिया कि हम गाउसियन सरफेस को जो इमेजिन कर रहे हैं, गाउसियन सरफेस का ये जो एरिया है, इतना एरिया ए, हम सिर्फ इस एरिया के ऊपर मौजूद इन चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी के चार्जेस हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो वाला उन चार्जेस की वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स इस गाउसियन सरफेस के अंदर आ ही नहीं रहा। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू ए। इसमें से एरिया अगर कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल्स सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। The value of electric intensity between two oppositely charged metal plates is equal to sigma over epsilon naught, या आप यूँ कह लें 1/ε0 टाइम्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।